नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सीनियर आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा के साथ आपने पॉडकास्ट का पहला एपिसोड तो देख लिया है। अब दूसरा एपिसोड आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ। इस दूसरे एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि क्या नए कानून में फंस जाएंगे लड़के। क्या अब अगर ब्रेकअप किया तो लड़कों को 10 साल की जेल हो जाएगी। क्या सरकार ने जो नया कानून बनाया है वो लड़कों को प्रताड़ित करने वाला बनाया गया है। बड़ी बात यह कि सरकार की आलोचना अगर आपने कर दी तो आपके ऊपर कहीं राष्ट्रद्रोह का केस तो नहीं लगा देगी पुलिस। ये सारी बातें आपको सीनियर आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा आज इस पॉडकास्ट में बताती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा निर्भया केस की भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि 18 घंटे के भीतर छाया शर्मा ने उस केस को सॉल्व किया था। उस रात क्या हुआ था, उनके जहन में क्या चल रहा था, ये केस सॉल्व कैसे हुआ और अब क्या ये दुनिया लड़कियों के लिए सेफ हो चुकी है। सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है, तो देखते रहिए टेक ऑफ विद एसकेटी। एस्पिरेंट्स के लिए जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, उनको बहुत से टिप्स आपकी तरफ से मिल गए। अब जो नए कानून आए हैं उनके ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है। उन पर मैं चर्चा करूं इसके पहले मेरे व्यूवर्स को मैं बता दूं कि नामों में बदलाव क्या हुआ है। बहुत टफ है मैम, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। ये नए वाले नाम ना मतलब मेरे लिए समझना इतना मुश्किल है। पहले व्यूवर्स सुने इसको। आईपीसी बड़ा ईजी था बोलना, आईपीसी अब वो बदल गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। सीआरपीसी, अब ये भी बोलना बहुत सरल था, रटा हुआ था सीआरपीसी, अब ये भी बदल गया है। बदला हुआ नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक और बदलाव हुआ है, इंडियन एविडेंस। कितना आसान था, एविडेंस, इंडियन एविडेंस, है ना। अब इसका नाम भी बदल दिया गया और कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तो नाम में बदलाव हुआ है। अब मुझे अच्छा ये भी मैं व्यूअर्स को बताऊं कि आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी। आसान भाषा में ये भी आपको समझा रही हूँ कि दिल्ली में क्योंकि सबको नए सिरे से पढ़ाई करनी थी, तो वो जितने पुलिस वाले थे उनको पढ़ाई करवाने का ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब टफ लैंग्वेज में आपको मैम बताएंगी। अब मुझे पहला सवाल यही है जिसका जवाब चाहिए कि ये जो बदलाव हुए हैं इनसे क्या बदलाव हुआ। इनसे पुलिस वालों के लिए क्या बदलाव हुआ, ये हमारे लिए भी। ओके सो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। पहले तो आप मन से निकालिए कि ये बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में। इंडियन को भारतीय कर दिया उन्होंने। एविडेंस और साक्ष्य पहले भी गया था ना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, दोबारा रट जाएगा। एक नई चीज को इनिशियल प्रॉब्लम हिकअप्स है बट वो हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे मुझे कोई कहता है कि अब 302 क्या था और अब क्या है, मैंने कहा उसके लिए टेबल बना देते हैं। टेबल है हमारे पास, वो टेबल देखिए 302 आईपीएस में क्या था, वो 103 बीएनएस है, तो वो हमने टेबल वैसे बना दिए। ईजी टू चेक द टेबल एंड लर्न इट। क्योंकि थोड़े दिन के लिए हमें पुराने लॉज भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक कि पुराने लॉज जो ऑलरेडी केस उसमें दर्ज हो गए हैं वो खत्म नहीं होते, तो वो लॉज भी रखने पड़ेंगे। जब तक लॉज खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक वो उन्हीं के आधार पे चलेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जो 1 जुलाई से पहले के केसेस हैं वो तो पुराने आईपीसी सीआरपीसी पे चलेंगे, और जो अब उसके बाद दर्ज हुए हैं उन पे नया कानून आएगा, तो वो फर्क है। लेकिन जब तक वो केस ट्रायल से होके फाइनली क्विट हो या फिनिश हो, वो केसेस खत्म नहीं होते तो वो जिंदा तो है ना। तो वो जब तक वो केस जिंदा रहेंगे तो हमें दोनों पढ़ाने पड़ेंगे, सीआरपीसी आईपीसी भी पढ़ानी पड़ेगी और हमको ये भी पढ़ाना पड़ेगा अपने पुलिस वालों को। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो बदलाव आया है ये बहुत लोग इसको सोच समझ रहे हैं कि नंबर्स बदल गए, लेकिन अंततः बहुत सारी बातें हैं जैसे पहले थी वैसा ही। जैसे 302 अगर मर्डर के लिए था तो वैसा ही वो 103 में एक्सप्लेन किया हुआ है, लैंग्वेज सेम है। जो उसके मतलब हाउ विल यू कॉल दैट कि ये मर्डर है, कि उसमें इंटेंशन थी, ये था, उसने अपने रिवेंज के लिए किया, किसके लिए किया, वो सब जो सारी कहानी होती है, वो जो लैंग्वेज है वो सेम है, मकौले की लैंग्वेज है, तो सिमिलर बहुत। लेकिन जो बदलाव आया है वो इस ऐसे आया है कि बहुत सारे कानून, ये जो लॉ है ये इवॉल्व हुआ। जो मकौले ने जो लिखा लॉ, धीरे धीरे क्या हुआ, इतने सारे उसकी इंटरप्रिटेशंस आई। लॉ की इंटरप्रिटेशन के साथ जो जहाँ गैप्स थे वहाँ कुछ आदेश कानून में बदलाव तो नहीं बट कहूँगी, बट जैसे उन्होंने कोर्टों ने आदेश जारी किए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे डीके बासु वाला था, वो क्या था, वो एक
कोर्ट ऑर्डर है, डीके बासु का ऑर्डर, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को आप जेल में बंद करेंगे तो आप उसको मौका देंगे कि वो अपने फैमिली मेंबर को फ़ोन कर सके और उसकी जो सारे उसको बताएंगे, उसको हक है जानने का कि भाई तुम्हें क्यों बंद किया जाता है, कैसे उसका परफॉर्मा भरेंगे, सारी वो चीज़ें उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने किसी घर वाले को फ़ोन कर ले और आप भी उसे फ़ोन करके बताएंगे। सपोज वो नहीं कहता मुझे नहीं चाहिए फ़ोन, मैं नहीं बताता, तो ये आयोग की जिम्मेदारी है जो उसको बंद कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, वो फ़ोन करेगा। सो अरेस्ट के लिए एक वो स्टैंडर्ड वो बनाया गया। अब वो सारी चीज़ें उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, मतलब अब वो पार्ट ऑफ लॉ हो गई है। सिमिलरली अगर आप पहले ये था कि हम एक व्यक्ति तो होता था जो एक्सप्लेन करता था कि भाई आज थाने में शालिनी और छाया बंद हैं और उनके ये मेंबर है, इस दंड संहिता के तहत बंद है। तो अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि पहले वो वैसे था एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, लॉ में कहीं मेंशन नहीं था, बट अब उन्होंने कह दिया कि अब ये पार्ट ऑफ द लॉ होगा, एक ASI होगा मिनिमम, जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, जो ये जिसका काम होगा कि वो ये ट्रांसपेरेंसी रखे, बताए कि मेरे किस थाने में कौन कौन बंद है और किस धारा में बंद है, ताकि एक खुलापन रहे। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बिठा लिया और फिर वो मतलब चले जा रहा है, मतलब अरेस्ट करके डाल दिया, उसके घर वालों को पता ही नहीं चल रहा कि वो बंद है। तो वो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक तरीके से वो कर दी। सिमिलरली जैसे विमेन रिलेटेड केसेस हैं, उन्होंने सारे एक चैप्टर में ऐड कर दिए। अब आपको पूरी IPC में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि 354 यहाँ है और 376 वहाँ है और कोई और सेक्शन 509 कहीं और है, वॉयरिज्म कहीं और है, तो वो सब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक चैप्टर 5 दे दिया, चैप्टर 5 में सारे विमेन रिलेटेड सेक्शंस आ गए। उन्होंने और सिंप्लीफाई किया, जैसे आप उन्होंने पहले था कि 16 ईयर्स या 15 ईयर्स एक एज उन्होंने बोली कि भाई उससे साल से छोटी बच्ची अगर शादी हो जाती है उसकी और हस्बैंड उसके साथ संभोग करता है तो वो रेप माना जाएगा। अब उन्होंने कहा एनीबडी हु इज लेस देन 18 ईयर्स इज अ माइनर और अ चाइल्ड, भले ही बीवी है, भले बीवी है या भले बीवी, मतलब एनी पर्सन मेल और फीमेल, स्पेशली फीमेल्स के लिए एनी पर्सन मेल और फीमेल लेस देन 18 ईयर्स विल बी कंसिडर्ड चाइल्ड। तो मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें 16, 18, 12 का कोई डिवीजन नहीं है, तो वो उसमें आसानी हो गई। दूसरी चीज, आप 0 FIR कर सकते हैं। 0 FIR का पहले भी था, लेकिन 0 FIR पहले उसमें कहीं भी संहिता में नहीं लिखा हुआ था, बट इट वॉज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, बट अब उन्होंने पार्ट ऑफ द संहिता कर दिया है। तो अब नाउ इट इज पॉसिबल टू रजिस्टर a 0 FIR. You can go to a thana, it could be of a Ludhiana, and you can get a case registered in Delhi. All you have to do is you have to convince the SHO कि yes, the cognizable offense has occurred. Similarly, जो आता है EFIR, दिल्ली में EFIR 2018 से थी। किस पे थी? MV थेफ्ट से शुरू करी हमने। तो आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आप बदर जैसे मैंने बताया भटकते रहते थे, हमारे भी रिश्तेदार कहीं घूमे कि जी वो हम जा रहे हैं 10 दिन हो गए, SHO दर्ज नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं, और आपकी गाड़ी घूमे। तो अब वो 2018 में क्या करा कि भाई आप EFIR कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे ऐप पे जाइए दिल्ली पुलिस के और आप अपनी MV थेफ्ट में कार रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर डालिए और बताइए मेरी गाड़ी जगह फलां जगह से चोरी हो गई, और वो ऑटोमेटिकली 379 सेक्शन पिकअप करेगा और वो ऐड हो जाएगा। और 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके वो आपको पेपर का बंच दे देता है, जिससे आप अपनी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। गाड़ी मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, फर्स्ट चार्जशीट उसकी फाइल हो जाती थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब वो उन्होंने लॉ में कर दिया है, तो अब सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, अब पूरे देश के लिए पॉसिबल है कि वो घर बैठे आप EFIR कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो थाने के साथ, आप ईमेल से बता सकते हो कि भाई यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एंड दे विल हैव टू रजिस्टर द केस विद इन 3 days। मैक्सिमम वो 3 दिन रख सकता है SHO, इसके बियॉन्ड नहीं रख सकता। उसको फिर आपको बुलाएगा या आपके पास आएगा साइन करने के लिए, और वो वेरीफाई करेगा कि ये बात सच्ची है कि नहीं है, शालिनी नहीं भेजी है, और अब मैं अपने घर से बैठी, वो उसको थाने आने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बदलाव आया। फिर डिजिटल एविडेंस एक बहुत मेजर चेंज आया है आगे इनफैक्ट इस पे और ये आने वाली डिजिटल एविडेंस में क्या है कि एक तरह से इट इज प्रो विक्टिम। ये पॉइंट जरा ध्यान से लोग भी सुन ले, वो व्हाट्सएप पे जो चैट करते रहते हैं ना, फेसबुक पे चैट, व्हाट्सएप पे, तो वो ध्यान से सुने इस पॉइंट को। वो उस तरह से नहीं है, ये दूसरी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल
पहले होता था कि जैसे एक ऑफेंस हुआ, कोई एक केस हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया या कोई मर्डर हुआ, एक विक्टिम पड़ा हुआ है, तो आप आईओ आता है मौके पे, तो भाई वो लेगा, डिटेल्स नोट करेगा, किसी को बुलाएगा, अगर बड़ा सेंसेशनल केस है तो जैसे हमने CFSL को बुलाया तो बुलाएगा एक्सपर्ट को कि भैया उठाओ सामान यहाँ से, वो भी क्या करेगा, उसको डाल देगा पैकेट में और वो थाने ले जाके दे विल रीपैकेट. सो द पैकिंग एंड द लेबलिंग कैन हैपन समवेयर एल्स. Now what he has to do is he has to start recording what has happened at the scene of crime via a app. So he makes a small video of even the search and seizures. He makes a small video of what statements he's recording, of what happens in the scene of crime. If a forensic expert comes in a case which is more than 7 years, तो वो बुला के जो वो आके उठा रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग करेगा. अच्छा. तो वो पैकिंग भी वही होगी. Similarly for victims, अगर उन्होंने चॉइस दिया कि you may record the statement of victims also by on video. क्या होता है, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो मेंटली चैलेंज्ड होती हैं या फिजिकली दे आर अनएबल टू कम, तो वो अपनी वीडियो पे स्टेटमेंट दे सकती हैं एंड दैट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन वीडियो. सो दीज वो अपने फोन से भी रिकॉर्ड कर सकती हैं या क्या? No, it is better that the IO records it. अच्छा. But yeah, I mean they can give a record, but because IO will have to maintain a hashtag value. वो अपनी रिकॉर्डिंग करेगा, उसको ऐप में करेगा, उसमें एक हैशटैग वैल्यू मिलेगी उसको, ताकि उसकी इंटेग्रिटी हो सके. नहीं तो कल तो आजकल डीप फेक भी तो होता है ना. पता लगे मैंने आप ही की फोटो उसके ऊपर चिपका दी और पता लगा आप थी नहीं वहां पर. तो उस तरह की भी चीज हमें प्रिवेंट करनी है. तो उसमें इंटेग्रिटी को कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, हैशटैग वैल्यू बनाएंगे. अब वो केस आएगा ट्रायल में, हो सकता है 1 साल बाद, तो जब ट्रायल में 1 साल बाद आए तो तब हम उसको अगर देखना चाहते हैं तो क्या हम जब देखेंगे उस वक्त तो क्या हैशटैग वैल्यू सेम है, कैसे मैच करेंगे. सो ये सब चैलेंजेस हैं. ये सारी चीजें तो आपको फिंगर टिप पे याद हो गई हैं इतने कम टाइम में भी, है ना. पर ये दिल्ली के जितने पुलिस वाले हैं सबको याद हो गई. कोशिश तो मैंने यही करी है. मैं जब स्पेशल सीपी ट्रेनिंग पोस्ट हुई थी जनवरी में, दिसंबर 28 को, तो 25 दिसंबर को ये लॉज बने थे, तो मुझे सीपी साहब ने यही एक सबसे पहली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि छाया ये 90,000 जो फोर्स है मेरे पास, मुझे इसको नए लॉज पढ़ाने हैं. और ही टोल्ड मी कि मुझे लगता है कि ओनली यू कैन डू दिस. तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि तब तक वो बेयर एक्ट भी नहीं आया था और बेयर एक्ट सिर्फ एक बिल का फॉर्मेट था. और जो आया भी फिर जो अगर आप बेयर एक्ट उठाएं तो आपको उसमें से कैसे पता नहीं चल सकता कि बदलाव क्या आया है, क्योंकि नंबर तो लिखा होगा बट बदलाव समझ में नहीं, बिकॉज वो फॉन्ट एक जैसा होता है. तो फिर मैंने सोचा कि अगर सबसे जो हमारे यहाँ मतलब सबसे इनकम्पिटेंट कहूँ या अनप्रोफेशनल बंदा हो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता और उससे हमें तफ्तीश करवानी है नए लॉज के तहत, तो हम कैसे करवाएंगे, उसको कैसे हेल्प करेंगे. तो आई थॉट कि लेट मी मेक बुक्स फॉर देम. सो वी मेड लॉट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल. वी मेड 3 handbooks, one for IPC, one for CRPC and one for the Indian Evidence Act, and how it has changed into BNS, BNSS and भारतीय साक्ष्य अधिनियम. और क्या बदलाव आया है तो उसमें हमने हाईलाइट किया है, वो पोर्शन हमने बोल्ड किया है जो चेंज आया है. जैसे बहुत सारे में जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग ऐड कर दी उन्होंने, तो वो पहले कोई और पनिशमेंट रही होगी, तो वो जब आप तब उसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा पढ़ते हुए में कि अच्छा ये बदलाव आया है इसमें. तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है. ये तो आपका सिखाने पढ़ाने का तरीका था ना कि किताब भी बना दो, ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो. पुलिस वाले कितने मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं ये हम सबको पता है. उतने मुश्किल हालात में काम करने के बाद भी जीरो से फिर से पढ़ाई शुरू करना, सब पढ़ो फिर से. देखो अब ये तो आप इस चीज़ से मुकर तो सकते नहीं. वी डोंट नॉट हैव अ चॉइस इन दिस. अब जब ये इस तरह की चीज़ है कि आपके सर पे पड़ी है, चैलेंज है और आपको लेना है, तो जब आपको लेना है तो पीछे मुड़ के देखना और उसके बारे में सोचना और ये मतलब इसके बारे में कहानियां बनाना कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, वो सब तो पॉसिबल नहीं था. पॉसिबल हमारे लिए ये था कि हम इसको एज अ चैलेंज लें और देखें कि क्या क्या हमारे रास्ते में अड़चन आती हैं जिसको हम करें. तो हमने एक और भी किताब बनाई जिसमें हमने 20 सिनेरियोज बेस्ड है. मॉब लिंचिंग अब पहली बार एक एज अ सेपरेट सेक्शन ऐड करा गया है. स्नैचिंग एक अलग सेक्शन बना दिया गया है. तो ऐसे कई सेक्शंस हैं जो पहली बार है. एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए अलग से वो है प्रावधान. ऐसी विमेन जिनके साथ रेप होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है
ऑन फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज और फॉल्स प्रिटेंसेस, तो उसकी भी तुमसे शादी कर लूंगा या तुम्हें एम्प्लॉयमेंट बेटर कर दूंगा, तो बट यू कम एंड हैव इंटरकॉर्स विद मी, सो द रीजंस कैन बी एनी। तो पॉइंट इज कि वो सब जो नए नए प्रावधान आए हैं वो भी हमें कैसे इनको समझाने हैं, इनकॉर्पोरेट करने हैं, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो हमने वो जो बुक्स बनाई, हमने सिनेरियोज बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेप विक्टिम आता है जिसमें बच्ची जो है वो छोटी है, तो वो पॉक्सो लगेगा सेक्शन। कैसे आप स्टेप वाइज गाइड हमने बनाई कि वो करेंगे। तो स्टेप वाइज गाइड में जो सबसे न्यूनतम काम भी है ना, कि भाई आपको फोन उठा के डीएम के ऑफिस में ये इत्तला देनी है या आपको ये चीज़ वहाँ भेजनी है, हमने वो तक लिखी है, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रेपिटेटिव, बट एट द फैक्ट कि अगर किसी को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो अगर वो स्टेप वाइज गाइड देखेगा तो वो सिर्फ स्टेप फॉलो कर ले, उसका काम हो जाएगा। वो करे। फिर हमने एक छोटी कुंजी भी बनाई है, जो छोटी सी कुंजी विच इज अ पॉकेट बुक साइज थिंग, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आईपीसी टू बीएनएस, बीएनएस टू आईपीसी, एंड जो हमारे रोजमर्रा के सेक्शंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो जैसे हम किसी पुलिस वाले पे अटैक हुआ तो हम डालते थे यूजुअली 186, 186, 353, डिपेंडिंग ऑन द इंजरी वो डालते थे हम, 506 वगैरह वगैरह। तो ये क्लब से हो जाते थे सेक्शन। तो हमने एक क्लब करे, एक चार्ट बनाया क्लब सेक्शन और उसका जो बीएनएस वर्जन है, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आप वो सेक्शन कट पेस्ट करके वहां से उठाओ और बीएनएस का जो वर्जन है वो आपको मिल जाएगा। फिर इसमें जो बहुत सारी चीजें जो इन्होंने बेसिस रखी हैं वो पीरियड ऑफ सेंटेंसिंग में रखी है। जैसे 7 साल के से पनिशमेंट जिन केसेस में उनका एक अलग तरीका बताया हैंडल, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट आना जरूरी है, मैंडेटरी है, मतलब हम अपने से नहीं कर सकते, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएगा ही आएगा। तो कौन से ऐसे केस हैं उनको अलग से सेग्रीगेट करा। हाँ। फिर जो केसेस ऐसे हैं जो 3 साल से या 7 साल तक की सजा है, 3 से 7 वो डिफरेंट है, और 3 से नीचे वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो वो सारे हमने उसी हिसाब से सेग्रीगेट करे ताकि आसानी रहे समझने में, क्योंकि वो अपना वो मेरी आसानी खत्म हो गई ना, चाची 420 अब 318 हो गई। कोई बात नहीं, अब आप उसको हम कह देते थे ये 420 है, हमारी आदत पड़ी हुई थी ये तो 420 है, तो अब नहीं कह पाएंगे। अब आप नई फिल्म बनाना। हाँ। और उसमें फिर 318 लगाना। अच्छा ठीक है। मुझे क्योंकि कुछ एक सवाल जो मेरे मन में है, आपको याद होगा बड़ी बड़ी हेडलाइंस न्यूज़पेपर के अंदर छपी कि कैसे, अब मुझे नहीं पता वो र्यूमर है या क्या है, आप बेहतर बता पाएंगी, कि पुलिस अब इसका गलत इस्तेमाल करेगी। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी कि अब तो ब्रेकअप किया तो जेल होगी, ब्रेकअप अगर किया तो 10 साल के लिए गए अंदर। तो मतलब युवा बहुत डरे हुए हैं, खास करके लड़के, क्योंकि उनको पता है कि सारे केस तो उनके ऊपर ही दर्ज होने हैं। तो ये एक एक करके इन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। पहले ये ब्रेकअप किया तो 10 साल अंदर, ये क्या है? आई हैव नॉट हर्ड दिस, बट या आई मीन बहुत सारे केसेस हमारे पास आते थे जो लिव इन रिलेशनशिप्स थे। हाँ. तो बहुत दिन से लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप है, और जब बात आती थी शादी पर तो लड़का कहता था कि मैंने तो कभी तुमसे वादा किया ही नहीं, और बाकी सारी बातें हो रही हैं। हाँ. तो लड़की के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, या फिर वो किसी छोटे से प्रेटेक्स्ट पे कि मेरी मदर तो ये कहती है कि मुझे एक्स लड़की से शादी करनी है पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे से तो छोड़ रहा हूँ। तो यूजुअली क्या होता था, लड़की कंप्लेंट देती थी, वो ये कहती थी कि मुझे फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज पे या उस पर मुझसे ये इतने दिन तक मेरे साथ रहा और उसने मेरे साथ ये किया और इसलिए मेरा केस दर्ज होना चाहिए। तो वो तो पहले भी था और अब भी है। It is only that now they have given a separate section to it and they have more clearly defined. अब यह है कि कितना false pretense था या कितना उसने झूठ बोला उससे या नहीं बोला या दोनों की कॉमन, ये तो पहले भी होता था और अब भी है। बट पॉइंट ये है कि डेफिनेटली मतलब जब आप किसी के साथ रह रहे हो, लिव इन कर रहे हो या कोई इस तरह का काम कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि लड़की की अस्मिता पर बाद में प्रश्न उठ सकता है, तो आप सोच समझ के करो। Because I think that is one thing where boys will have to be careful now. कैसे careful रहें? कैसे careful? But if you get into a relationship, it should be a serious one, ना? Otherwise don't आप पहले कोई एग्रीमेंट बना लें, कैसे? नहीं, अब देखिए वो तो वो तो सोसाइटी को भी अपने आप देखना पड़ेगा ना। क्या आपकी मदर एक्सेप्ट करेंगी if you start living in with a person? No. Now point is के कुछ लोग तो सोसाइटी के नॉर्म्स मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आप मुझे उस लड़की के बारे में बताइए जो 5 साल एक लड़के के साथ रह ली, वो क्या करे? ये अब लड़का मुकर रहा है, अब वो कहता है कि मेरी मम्मी ने कह दिया कि मैं इस लड़की से तो नहीं शादी करने दूंगी, तू एक्स से कर।
और ये भी प्रश्न उठता है कई बार कि भाई अगर वो मैरिड होता तो फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज बनता कि भी उसकी तो पहले शादी हो चुकी है, क्या कुंवारा लड़का झूठा दिलासा देके हम बिस्तर नहीं हो सकता? हो रहा है ना। तो अपनी इनको आपस में ये चीज सुलझानी पड़ेगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं आती कंप्लेंट करने, वो कहती कोई बात नहीं, पर ठीक बहुत है। सारे झूठे केस भी तो आते हैं। बट बहुत सारे सही भी केस, जब तक ट्रायल होगा 10 साल तक। दैट इज हाउ द लॉ इवॉल्व्स। लॉ इससे ऐसे ही इवॉल्व करता है। गलत होती है पहले, जैसे देखो तो आप सोचो 20 साल पहले 15 साल पहले रेयरली 1-2 केस होते थे जहां लिविंग रिलेशनशिप होता था, ट्रू, राइट? अब बहुत सारे हो रहे हैं, अब नॉर्म भी हो गया है, इट इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो, एंड देर आर केसेस वेयर women do not complain also. They say okay fine, okay it was a relationship which turned bad and they move on. तो वो केसेस भी हैं। बट पॉइंट इज कि अगर हमारे पास, देखो पुलिस के पास क्या ऑप्शन है, लॉ इस तरह का है, पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है। अगर कोई लड़की आके कंप्लेंट कर रही है, हमें वर्बटम वैसा ही लेना है उसको, एंड दैट इज ये लड़कों को भी समझना पड़ेगा कि कहाँ तक वो आगे जाएं। I mean, it is actually between two people, the kind of relationship you have. It is the amount of trust you have in each other. कि अच्छा हाँ मैं ऐसे कर लूँ, लड़की 5 साल बाद भी मुझे इस बारे में धोखा नहीं देगी, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ. That is up to you. But if a woman comes to me, do you think should we refuse? अब कल को आपकी बहन आए हमारे पास और आप कहेंगे जी मेरी बहन को तो आपने मना कर दिया क्योंकि आपका कोई, तो I'll have to have yardstick, तो मुझे एक ही रखना पड़ेगा ना. नहीं, पर लंबे समय से ये मांग चल रही थी। अब जबकि कानून में बदलाव किया गया, नए कानून लाए गए, तो कुछ लड़कों को भी दे दिया जाता, उनके भी हक की आवाज हो जाती. शालिनी, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या आज की दौरान में या 10 साल पहले या 10 साल और आगे प्रताड़ित कौन ज्यादा है? महिलाएं, लड़कियां. मेरा जवाब आपको मिल गया होगा. बस इसीलिए कहना चाहती हूँ, प्रताड़ित के लिए ही लॉ बनता है ना. जो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है. देखो गलत इस्तेमाल तो सदियों से हर चीज का होता रहा है, लेकिन इससे मतलब ये तो नहीं कि उसमें से आप एक जो जेन्युइन बंदा जो जेन्युइनली अफेक्टेड है उसको आप ट्रीट नहीं करोगे बाय एज पर रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ भी सबको पता है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के करते हो. ऐसे भी तो लड़के हैं ना जो रिश्ता निभाते हैं और आगे तक चलते हैं, तो दे आर ऑल्सो लाइक दैट. तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ, यू कैन स्विच इट आइदर वे. लेकिन ये अच्छी सलाह आपने लड़कों को दे दी है कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ तक आगे जाना है. नहीं, आई मीन इफ यू आर सीरियस अबाउट अ रिलेशनशिप देन गो अहेड. आई एम नॉट सेइंग डोंट गो अहेड, बट देन ये तो आपका एक जजमेंट होना चाहिए ना कि भाई. बट दिस इज ट्रू कि अगर कोई लड़की जाके बोले तो 10 साल के लिए अंदर. एंड द सेम गोज विद द गर्ल आल्सो. भाई आप भी तो किसी लड़के पे ट्रस्ट कर रही है ना, आप भी डिसाइड कीजिए ना कि आपको कितना ट्रस्ट करना है. बट वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता ना, आप तो लड़के पे केस कर सकती हैं. ये देखो, केस करना छोटी बात है. मैं आपसे एक बड़ी बात कह रही हूँ, ये तो परस्पर रिश्ते की भी बात है ना. आप कितना एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, किसको आप रेप मान रहे हैं, किसको कंसेंशुअल सेक्स मान रहे हैं बिटवीन 2 एडल्ट्स. दिस इज अ मैटर विच हैज टू बी डिसाइडेड बिटवीन 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स. कब वो कंसेंट नॉन कंसेंट में बदल गई या फॉल्स प्रिटेंस में बदल गई, आपने तो मूवीज देखी है ना, पिंक भी देखी है आपने और बहुत और मूवीज भी देखी होंगी. तो दिस इज अ वेरी वेरी फाइन डिफरेंस. बट ये फाइन डिफरेंस तो देखो रिलेशनशिप्स में बैलेंस करना आना चाहिए. अब दूसरा सवाल इसी लॉ के मिसयूज से जुड़ा हुआ. पहले पुलिस के पास रिमांड मैक्सिमम 15 दिन की होती थी, अब वो बढ़ के 90 दिन की हो गई है. अब इसी पर बखेड़ा है कि पुलिस तो अब इसका मिसयूज करेगी. पहले तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, 90 दिन नहीं हुई है, अभी भी 15 दिन ही है, 14 दिन 14 डेज. सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देती हूँ कि मैंने आपको पकड़ लिया, शालिनी को मैंने अरेस्ट कर लिया और शालिनी से मुझे एक चाकू रिकवर करवाना था, मैंने करवा लिया. शालिनी एक रॉबरी में 3 और लोगों के साथ इन्वॉल्व है. अब वो 3 भागे हुए हैं, तो मुझे शालिनी की रिमांड मिली 3 दिन की. 3 दिन की रिमांड मिली, मैंने चाकू रिकवर करवाया, मैंने शालिनी को वापस जमा कर दिया. अगर पहले 14 दिन के अंदर वो बाकी 3 में नहीं पकड़ पाती, पहले 14 दिन के अंदर मैं बाकी में शालिनी का उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवा सकती. अब वो कहते हैं कि 60 दिन का आपको पीरियड दिया जाता है इन एक्स केसेस और 90 दिन का इन वाई केसेस. अगर आपके वो 14 दिन पूरे नहीं हुए हैं, जैसे मैंने आप इस केस में सिर्फ 3 दिन की रिमांड लेके शालिनी को छोड़ दिया, तो मैं दोबारा शालिनी को बुला सकती हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद मैं शालिनी के
अकॉम्प्लिस को पकड़ती हूँ जिसका मुझे आमना सामना कराना है, क्योंकि वो कह रहा है मैंने तो था ही नहीं शालिनी के साथ, मैंने तो किया ही नहीं, आपने मुझे गलत पकड़ लिया, तो हमने आपका आमना सामना कराएंगे। अब उस आमना सामना कराने के लिए पहले क्या होता था कि हमें जेल में जाना होता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, उसमें पुलिस कस्टडी नहीं मिलती थी। और शालिनी कह के कि जी आपने 3 दिन ले लिया था, जुडिशियल कस्टडी। हाँ नहीं, वो जुडिशियल कस्टडी तो जेल होता ही है, हाँ। लेकिन पुलिस कस्टडी नहीं मिलती। तो उसमें होता है कि वो आप पुलिस में ही वो 3 दिन आपके पूरे हो गए, उस दौरान आपने 14 दिन मांगे नहीं, तो आप शालिनी के 14 दिन खत्म हो गए। अब उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days आप शालिनी को दोबारा बुला सकते हैं और दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसी की, और दोबारा पुलिस कस्टडी शालिनी की मिलेगी कि भाई मुझे इससे ये और चीज, ये उसने नई बात बताई अकॉम्प्लिस ने कि नहीं शालिनी ने तो एक चाकू वहां भी छुपा रखा है, अब ये मुझे शालिनी ने नहीं एक्सेप्ट किया था। हाँ। तो मैं कैसे निकालूं? अब शालिनी तो एक बार अंदर गई तो गई, फिर वो 14 दिन के बाद मिलेगी नहीं। हाँ। 25 दिन बाद मैंने उसका अकॉम्प्लिस पकड़ा, उसने कुछ नई बात बताई। हाँ। तो अब वो शालिनी के बारे में बता रहा है कि शालिनी ने जो चोरी का धन है वो एक जगह छुपा रखा है। हाँ। तो क्योंकि मेरे 3 दिन पूरे हो गए हैं, 3 दिन पूरे मैं बुला नहीं सकती थी पहले, नाउ द लॉ हैज चेंज्ड। ही सेज ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड 14 days, अगर मैंने शालिनी को पूरे 14 दिन के लिए नहीं रखा है अपने पास इन पुलिस कस्टडी, देन आई कैन रिकॉल शालिनी। तो मतलब ये र्यूमर थे, तो ये गलत है, मतलब ये समझ, उसकी समझ गलत है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है। उसको सुन के तो ऐसे ही लग रहा था। हाँ वो ठीक है, पर उसकी और विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे, उनको भी शायद नहीं पता होगा, बट वो क्लैरिफाई कर दिया गया है। हाँ। हमें भी क्लैरिफाई कर दिया गया है। ओके। अब अगर मैं आखिरी सवाल इन नए कानूनों से जुड़े हुए पूछूं कि मुझे आप बिल्कुल संक्षेप में और आसान भाषा में समझा दीजिए कि नए कानून से मुझे क्या मिला? देखो, नए कानून से मुझे ये मिला कि हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। एक होता है सिर्फ दंड की बात करना, कॉलोनियल एरर था। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किसी ने कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रही थी, उन्होंने दिया कि आप कब तक अपने, कुछ लोग कहते हैं कि अमेंडमेंट ले आते तो हम, हाँ ये बोलते हैं, हाँ तो वो, लेकिन वो नेम्स वही रहते, नंबर्स वही रहते, तो हमें कम सीखना पड़ता। तो उनका ये विचार था कि भाई आप कब तक पैबंद लगा के अपने पुराने कपड़ों को सीते रहोगे? कभी तो आप कहोगे ना कि मैं नया अपने लिए जामा लाऊं। क्या बात है। और उसमें नए जामे में वो सब चीजें जो पुराने में नहीं थी वो मैं ऐड करवा दूं। लाइक आई कैन हैव न्यू बटन्स, आई कैन हैव एन एक्स्ट्रा पॉकेट, नाउ यू नो माय पजामाज आल्सो हैव पॉकेट्स, सो आई कैन ब्रिंग अ चेंज कीपिंग इन लाइन विद द न्यू थिंग्स दैट आर देयर। तो हो सकता है कुछ चीजें अभी पुरानी भी उन्होंने रखी हों, बेसिक कट एंड फील सेम रहे, बट आप कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं उसमें विच आर मोर मॉडर्न। उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो बदलाव लाया वो अच्छा लाए, और वो लाने से फायदा क्या हुआ कि वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग सर्टन थिंग्स जो पहले कोर्ट जजमेंट्स थी उनको, अब जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेट स्टेट लॉ था मकोका, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हर स्टेट को अलग से करना पड़ता। अब उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन कर दिया, तो ऑर्गेनाइज क्राइम इस एक्ट का पार्ट हो गया। अब जैसे जेब कतरे होते थे, ऐसा नहीं था कि जेब कतरों की और वो पेटी ऑफेंस है, तो पेटी ऑफेंस है, लेकिन जिसका जेब कटती है उसको पता लगता है उसकी जेब चाहे 5,000 की कटे चाहे 50,000 की कटे, उसकी तो कट गई ना जेब। तो पॉइंट इज कि उसको पेटी ऑफेंस में मानते थे। तो अब इन्होंने डिफाइन कर दिया पेटी ऑफेंस में भी एक पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। तो अगर वो बंदा बार बार रिपीटेड वही ऑफेंस कर रहा है, हार्डन क्रिमिनल है, तो आप उसको ज्यादा बड़ी सजा दिलवा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको विमेन सेंट्रिक लॉज के बारे में बताया कि बहुत सारे विमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं जो वो फोरफ्रंट पे ले, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, डिजिटल एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ द सीन ऑफ क्राइम, रिकॉर्डिंग ऑफ पिकिंग ऑफ एविडेंस। अब उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें पुलिस के ऊपर से हटके एक तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो गई। बाद में जज देखेगा तो हो सकता है वो उसमें खामियां निकाले कि आपने कैमरा टेढ़ा पकड़ा हुआ था, सीधा पकड़ा हुआ था, जो लाइट कम थी ज़्यादा थी, बट रिकॉर्डिंग तो हुई है ना। अब आप किसी घर में गए, सर्च एंड सीजर करी, आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और वो चीज़ प्रेजेंट कीजिए, तो पता चलेगा कि भाई अंदर गए थे, इसकी वहाँ टाट पे वो चीज़ मिली। किसी आदमी या की सर्च एंड सीजर करनी है आपने, और वो कहते हैं जी वो जा रहा था, उसको रोका और उसकी बाई ढब से वो निकला, कट्टा निकला। नाउ इट कैन ऑल बी रिकॉर्डेड। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होगी। और जब मैं कहती हूँ न्याय की ओर जाएगा, मुझे कोई लगता है कि देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें टाइमलाइंस बांध दी गई हैं। स्पीडी ट्रायल और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी गई हैं जिससे
न्याय जो है हमें जल्दी मिले, न्याय ट्रांसपेरेंट हो, इन्वेस्टिगेशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। प्रिजनर्स होते थे, आप किसी जेल में चले जाओ, ओवर स्टफ्ड प्रिजनर्स होते थे, ओवर क्राउडिंग होती थी। अब उसमें उन्होंने कर दिया है कि अगर जिसकी 1/3 जो पूरी टर्म सेंटेंस की थी वो 1/3 अगर खत्म हो गई है तो जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको बेल करवाएगा। नहीं तो बेचारा किसी के पास पैसे नहीं होते थे, या किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं होते, या कोई उसका मतलब बेल लेने के लिए नहीं होता था। हाँ. तो वो बेचारा पड़ा रहता था जेल में, इवन दो उसकी जो मियाद है जेल में रहने की वो खत्म हो चुकी होती थी। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो चीजें करी गई हैं ये एक बड़ा वो है। आपने बोला मुझे क्या, मुझे बहुत सारी चीजें मिली जो मेरे हक की हैं, जो विमेन के हक की हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है बहुत बड़ा उन्होंने आसान कर दिया कि 18 ईयर्स कर दिया विमेन और फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो उसमें ना एक बड़ा साधारण चीज हो गया, एनीबडी हु इज लेस देन 18 ईयर्स इज अ चाइल्ड। तो जैसे डेफिनेशन पॉक्सो डेफिनेशन, तो जैसे होता था पहले किसी लॉ ने उसको, किसी जज ने उसको इंटरप्रेट कर लिया कि जी नहीं वो लड़की ऐसी उम्र में थी कि वो डिसाइड कर सकती थी, एज ऑफ डिस्क्रिशन, एज ऑफ कंसेंट, कि मेरे साथ में करूं या नहीं करूं। नो, 18 से कम बच्चा मानोगे, 18 से कम मतलब उनके पास नहीं समझ है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसको ऐसे ट्रीट करो। तो ऐसी तरह से बहुत सारे, फिर बहुत सारे छोटे छोटे ऑफेंसेस में उन्होंने कम्युनिटी पनिशमेंट कर दिया है। तो कम्युनिटी पनिशमेंट में क्या है कि बेसिकली वो आपको फाइन नहीं लगाएंगे, बट वो आपको कोई कम्युनिटी सर्विस दे देंगे। तो जी आप किसी भी तरह की हो सकती है, बट कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। तो 5-6 उन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई करें जिनमें कम्युनिटी सर्विस कैन बी अ पनिशमेंट, मतलब दैट कैन बी गिवन। फिर बहुत सारे केस उन्होंने, जैसे एमवी थेफ्ट था, पहले 3 साल की सजा थी, अब उसे 7 साल कर दिया है। मतलब गाड़ी चुराना अब बड़ा जुर्म हो गया है। हाँ. तो बहुत इस तरह से उसको स्ट्रिक्टर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो लड़कियों के जो सेक्शंस थे उसमें 2 सेक्शन थे, वॉयरिज्म और डिसरोबिंग। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप किसी जगह जाएं तो ऐसा नहीं कि आदमी ही कर सकता है, औरत भी तो कर सकती है किसी औरत की। हाँ. तो वो जैसे, और वो बेचारी कह नहीं पाती थी क्योंकि वो तो दूसरी औरत ही कर रही थी, और जबकि उसका शोषण हो रहा था, तो वो भी उन्होंने ऐड कर दिया। तो जैसे डिसरोबिंग एंड वॉयरिज्म, नाउ इट हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द परपेट्रेटर। मतलब जो कर रहा है वो औरत भी हो सकता है और आदमी। ट्रांसजेंडर्स का इंक्लूसिविटी लेके आए हैं, उसमें डिफाइन करा उन्होंने ट्रांसजेंडर को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूसिव हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लॉ में थी इन द सेंस वाया कोर्ट ऑर्डर, वो उसमें अधिनियम में ले आए हैं। टेररिज्म एक्ट को डिफाइन नहीं किया गया था, वो डिफाइन कर दिया ठीक से। ट्रैफिकिंग तो पहले ही था, लेकिन जो लोग बच्चों के साथ ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, जो उनके हाथ पैर के साथ कुछ कर रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, ट्रैफिकिंग, मेमिंग, उनको और भी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दे दी। एक बदलाव और किया गया है, राजद्रोह को अब देशद्रोह में बदल दिया गया है। मैं अगर इजी लैंग्वेज में इसको बोलूं तो सरकार के खिलाफ अब आप बोल सकते हैं, देश के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। एब्सोल्युटली। और थोड़ा सा इसको ओपन एंडेड भी रखा गया है कि व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट देशद्रोह। तो देयर वाज अ डिस्कशन इन अनदर कॉन्फ्रेंस दैट आई अटेंडेड, तो उसमें ये हो रहा था कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो वो भी तो बहुत नायाब तरीके चूज करते हैं ना देशद्रोह करने के, तो उतना इंटरप्रिटेशन हमारे पास होना चाहिए लॉ एग्जीक्यूशर्स के पास और जजेस के पास, कि वो किसको ये देखें कि हाँ ये जो पर्टिकुलर एक्ट था ये देशद्रोह में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार अपनी बुराई नहीं सुन सकती है, सरकार अपनी आलोचना नहीं सुन सकती। आप बोल सकते हैं भाई, आप स्वतंत्र हैं, सरकार की जितनी चाहे मर्जी आलोचना कीजिए, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब अगर आप सरकार के भी खिलाफ करें तो मतलब किस एस्पेक्ट में करें, क्या वो देशद्रोह को, डज इट टैंटमाउंट टू देशद्रोह? यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर वो उसकी तरफ मतलब अंकित हो रहा है तो फिर तो वो फिर माना जाएगा ना। इसलिए वो जो उसकी क्या बोलते हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे वो एक्सप्लेन वो नहीं दिए गए, तो उन्होंने ओपन टू इंटरप्रिटेशन रखा है इसका मतलब। बहुत इजी लैंग्वेज में आपने बताया, और फिर वही है कि हंगामा करने वाले तो करते ही रहेंगे। अब इसके ऊपर भी हंगामा हुआ था कि नाम हिंदी में क्यों रखे, अब वो तमिल क्या करे, कन्नड़ क्या करे, वो तो बिल्कुल ही नहीं याद कर पाएगा। तो खैर ये तो बातों से बातें निकलती वाली है। अब थोड़ा हम निर्भया केस के ऊपर भी चर्चा करें। पूरा देश जानना चाहता है कि उस समय क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था, उसके ऊपर मैं आऊँगी आगे। पर मुझे बताइए, आजकल ना बुलडोज़र का भी ज़माना है
और एनकाउंटर का भी ज़माना है। तुरंत अगर न्याय मिल जाए तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, आम लोग भी उसकी वाहवाही करते हैं। आप इसके कितने फेवर में? क्या निर्भया वाले टाइम भी वैसे ही एनकाउंटर करके और अगर वहीं पर न्याय कर दिया गया होता और पूरे देश का सेंटिमेंट था उसके साथ, तो उसमें तो खूब ताली बजती। आई बेग टू डिफर। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मुझे लगता है कि अगर न्याय संहिता बनी है तो उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा काम जज का नहीं है, ना मेरे किसी महातत का काम है कि वो विजिलांते जस्टिस करे कि जी लो। हमारे टाइम पे भी जब हम निर्भया के जो अक्यूज़ लोग थे उनको कोर्ट में पेश करने जाते थे तो लोग खड़े होकर हमें कहते थे हमें दे दो, हम न्याय करेंगे। बहुत सारी दल थे जो खड़े होकर बाहर चिल्लाते थे यही कह के कि निर्भया को न्याय हम दिलाएंगे, इन्हें हमें दे दो। तो हमें किसी तरह से छुपते छुपाते उनको ले जाके पेश करना पड़ता था। तो मैं अपने मेरा स्टाफ कई बार कहता था कि मैडम कर देते हैं ख़त्म छुट्टी, बिकॉज वो भी इंसान है, कई बार फील करते थे। तो मैंने उनको हमेशा एक ही बात कही, मैंने कहा देखो तुम जज मत बनो, ना पब्लिक जज है। आज ये तुम्हारा भाई नहीं है तो तुम इसको ऐसे ट्रीट करोगे। जो न्याय संगत और तर्क संगत बात है वही करो। एंड इट इज़ योर ड्यूटी टुडे टू प्रोटेक्ट दिस मैन फ्रॉम दीज विजिलांते जस्टिस पीपल एंड इंश्योर कि ये ठीक तरह से तिहाड़ पहुँचे और वहाँ पे जो भी इसके साथ न्याय संगत क्रीड़ा होनी है इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो होगी, वहाँ हम फाइट करेंगे एंड देन वी विल गो हेड विद इट। बट ये मत करो। कईयों ने कहा कि अरे जी हम तो मेडिकल करा के तिहाड़ ले जा रहे हैं, आप बोलिए तो गाड़ी पलटवाते हैं। मैं कहा बिल्कुल मत करना, सीधे जाओ। तो देखिए मैं जब NHRC में थी, 5 साल में NHRC में मैंने काम किया, मैंने वहाँ देखा कि बहुत त्वरित कार्रवाई करने वाले लोगों के केसेस मैंने पढ़े देखे, और जिसमें माननीय जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स था उसने काफ़ी कड़े निर्देश दिए। और एक केस मैं आपको याद कराना चाहूँगी, प्रियंका का केस था जो एक लड़की थी हैदराबाद की, आई थिंक 2019 का ही मैटर था। हाँ। वो शायद हैदराबाद की, तो उसमें भी बहुत तालियां बजी थी। उसमें NHRC की टीम भी गई थी और तुरंत ही भेज दी गई थी। यूजुअली तो काफ़ी देर में जाती है बट तुरंत ही भेज दी गई थी। तो जो उनकी फैक्ट फाइंडिंग थी और एक सबने देखा वहाँ पे कि किस तरीके से उनका एनकाउंटर हो गया। मेरी सिर्फ उसमें 2 बातें थी। अगर आप श्योर थे कि यही बंदे हैं तो उनको न्याय प्रक्रिया के द्वारा आप इनको सेंटेंसिंग कराते, भले थोड़े 7 साल लग जाते, 5 साल लग जाते, लेकिन वो आप न्याय करवाते, उन्हें मौका मिलता अपने आप को प्रूव या नॉट प्रूव करने का। तो फिर होता कल को आपका भाई या मेरा भाई ऐसी चीज़ में किसी में फंस जाए तो क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए अपनी इनोसेंस प्रूव करने का? जिस भी व्यक्ति को आपने फटाक से गोली मार दी वो तो अपनी बात कह ही नहीं पाया भाई। या तो वो छटा हुआ बदमाश हो जो हमें पता हो कि भाई पहले से है, तो वो आप क्या तो, या वो आपने आप पे अटैक किया हो। आप किसी को ह्यूमन राइट उसका वायलेट करके इस तरीके से करेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं हीरो बन जाऊं, तो वो तो गलत है। किसी को हथकड़ी लगा दी आपने और आप उसको ले गए और आपने उसको पहाड़ी के नीचे उतार दिया और फिर उसके ऊपर से गोली मार दी, तो ये तरीका गलत है कम्प्लीटली। आई डू नॉट मतलब सब्सटैंशिएट दिस। मुझे लगता है कि अगर आप में पुलिस होने का दम है और आप प्रोफेशनल हैं तो प्लीज़ फाइट अ प्रॉपर बैटल। और आपकी बैटल है आपका कलम, जो आप चार्जशीट बनाते हैं, जो आप साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं और जिस तरीके से आप कोर्ट में अपनी दलील पेश करवाते हैं थ्रू योर लॉयर्स, योर प्रोसिक्यूटर्स, और क्या क्या जो गवाह आप लेके जाते हैं वो आप कितने आपके फेवर में बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और फाइनली हमारे केस में भी थोड़ा टाइम लगा लेकिन अल्टीमेटली प्रॉपर जस्टिस हुआ। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं उसको फेवर नहीं करती हूँ, समय लग सकता है। नहीं तो आप सोचिए ना, हमारे यहाँ पे भी फिर ऐसा होना चाहिए ना कि जिस दिन पता चला कि जिसका भी नाम आए उसको सबसे पहले उठा के उसका सिर कलम कर देना चाहिए। लोग तो इसके फेवर में दिखाई देते हैं कि चौराहे पे खड़ा करके उनको कोड़ों से मारना चाहिए। वो देखिए मैं देखो इमोशनल होना एक बात है, बट क्या ऐसे करना चाहिए? वो तो इतने सालों से क्यों नहीं हमारे पुराने जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इसको लॉ ही बना दिया होता है। ऐसा कुछ सोच समझ के ही बनाया ना लॉ, कुछ सोच समझ के उन्होंने प्रोसेसेस ऐड करी हैं, कुछ सोच समझ के उन्होंने अधिनियम को इस तरीके से बनाया है कि भाई आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो
इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें थोड़ा भी वैल्यू देना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा उनको हमें न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। 100%। जब हमारा आज सेंटिमेंट है तो जजेस का भी वही सेंटिमेंट रहता है, वो भी उसको मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपने तो वहां तक तो पहुंचने ही नहीं दिया, न्याय की देवी के पास तक तो आप पहुंचे ही नहीं। और न्याय की देवी की तो वैसे भी पट्टी बंधी होती है, तो वो निष्पक्ष देखती है। तो लेट देयर बी अ निष्पक्ष मतलब फेयर बैटल। एक और चीज़ के ऊपर मैं कमेंट आपका लेना चाहूँगी कि ये जो मीडिया ट्रायल होता है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और मुझे निर्भया केस के समय भी याद है। आज भी अगर आप सर्च कीजिए ना, मैं कुछ लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ। आज भी अगर आप सर्च करेंगी तो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, निर्भया केस के बाद दिल्ली पुलिस की पोल खोलने वाली रिपोर्ट। अगला है, क्या निर्भया के बाद भी दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं सीखा? रात को 12 बजे निकल कर फील्ड में रिपोर्टिंग करना, हम सब ने ये चीज़ की है, उसको हम कहते हैं कि हम आपको क्या हकीकत है वो दिखा रहे हैं। ये जब पुलिस वाले देखते हैं, सॉल्व करने वाले भी आप ही, मुजरिम को पकड़ने वाले भी आप ही, और फिर ये मीडिया ट्रायल अलग से, तो फिर क्या रिएक्शन होता है? आई विल नॉट कॉल दिस मीडिया ट्रायल, आई विल कॉल दिस मीडिया बैशिंग। मीडिया बैशिंग द पुलिस, दिस इज पुलिस बैशिंग बाय मीडिया। क्योंकि मीडिया ट्रायल वो होता है जब केस कोर्ट में चल रहा है या हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आप उसके बारे में दलीलें पेश करे जा रहे हैं। जैसे सबने कह दिया कि जो जुवेनाइल था वो सबसे हीनस था। हाँ। सबने एक जब हमने वो कोर्ट में डाला केस, तो जब जिस दिन हमें वो चार्जशीट फाइल करनी थी, कोर्ट खचाखच भरा हुआ था रिपोर्टर्स से, एक बंदे खड़े होने की जगह नहीं थी। कोर्ट में इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। जब ट्रायल शुरू हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो आईओ तक के खड़े होने की जगह नहीं थी, सारे वो भरे हुए थे। तो हमने सर को रिमाइंड कराया, जज को, कि सर ये तो इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। तो फिर वो उन्होंने ऑर्डर पास किया तो फिर वो चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में। तब वहाँ हाई कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, मीडिया कोर्ट में तो बैठ सकता है, डे टू डे हियरिंग भी सुन ले, बट प्रिंट नहीं कर सकता जब तक कि फाइनल, बिकॉज वट एवर यू आर प्रिंटिंग, वट एवर यू आर सेइंग इन द मीडिया इज ऑल्सो अफेक्टिंग द जजेस। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दी सोसाइटी। मैं भी एज ए पुलिस ऑफिसर, मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, तो मेरा भी जो मन में होता है या मेरे साथ जो होता है, मेरे आसपास जो होता है, मुझे अफेक्ट करता है। अब मैं कोलकाता के केस के बारे में अगर सुनती हूँ तो मुझे भी तो अफेक्ट होता है ना। आई ऑल्सो देन स्टार्ट वरिंग अबाउट सेफ्टी ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस, और मैं सोचने पे मजबूर होती हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। तो उस तरह की चीज़ें, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये जो पोस्ट वाला, अब ये जो हुआ कि उन्होंने क्या करा कि ऑटो में बैठ के और बस में बैठ के शुरू हो गया कि भाई हम करेंगे। तो मुझे तो केवल उस पर हंसी आती है, क्योंकि वो कर रहे होते हैं वो बेसिकली किसी एक आधार पे कर रहे होते हैं, उनको बोला जाता है ऐसे करने के लिए, और हो सकता है कि उनको क्रिटिसिज्म करने के लिए कहा हो ऑफ द डे ऑफ द पुलिस, विदाउट रियलाइजिंग। क्योंकि हम उस चीज़, मैंने अपनी टीम को हमेशा यही कहा कि इसको मत देखो, उससे प्रेशराइज मत हो, तुम अपना काम वो करो, तुमने जो अपनी विक्टिम के लिए करना है उसको साइंटिफिकली और प्रॉपरली करो, ताकि तुम वो कोर्ट केस जीतो। वी आर नॉट आंसरेबल टू द मीडिया। लेकिन अभी जो आपने बात कही कि मीडिया में ऐसा चल रहा था कि जो जुवेनाइल था वही सबसे ज़्यादा विभत्स उसने काम किया, तो ऐसा नहीं था। नहीं। अच्छा, ना तो मेरी चार्जशीट मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को अभी भी यही बात तो वो पता है। गलतफहमी तो सभी को है, बिकॉज वो किसी एक व्यक्ति ने मीडिया में चला दिया, क्योंकि उस टाइम ये लगा कि शायद ये 3 साल में छूट जाएगा, तो ऐसे चला दो। उसने चलाया और उन्होंने फिर किसी ने जाके उनके पेरेंट्स को भी भड़काया। फिर हमने उनके पेरेंट्स को समझाया कि आप गलत वक्तव्य मत दीजिए या आपके अगेंस्ट चला जाएगा, तो उनको हमने समझाया, तब वो पीछे हटे, क्योंकि उस चीज़ को प्रूव करने के लिए तो कोई भी फैक्चुअल चीज़ नहीं थी। पर ऐसा हमने सुना था कि उसको सबसे ब्रूटल इसलिए बताया गया था, वकील ने ही समझा दिया था, ये अपने ऊपर आरोप ले ले, इसको तो बचना ही है, बाकियों की सजा कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्रूटल सबसे था ऐसा? नहीं, वो ब्रूटल सबसे नहीं था। द मोस्ट ब्रूटल वाज राम सिंह एंड दैट अक्षय ठाकुर। ये मुझे बताइए, आपने 18 घंटे में केस सॉल्व किया, आपकी जगह अगर कोई मेल पुलिस ऑफिसर होता तो भी क्या रिजल्ट यही होता? देखिए, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ मेल और फीमेल। आई विल अगेन पुट इट टू प्रोफेशनलिज्म। आई विल अगेन पुट इट टू हाउ सिंसियर यू एंड कमिटेड यू आर टू अ जॉब। मुझे लगता है अगर मेरे हस्बैंड भी इसमें होते, या कोई 3-4 और ऑफिसर्स के नाम मैं ले सकती हूँ, वो होते, तो भी शायद रिजल्ट यही होता।
क्योंकि इट्स अबाउट कि आपकी टीम कैसी है, आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितनी शिद्दत के साथ आप लगे हुए हैं। जैसे मैं 3-4 दिन घर नहीं गई, मैंने कहा भाई जब तक ये सब पकड़े नहीं जाएंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। तो ठीक है ना, मतलब इट्स एवरीबडी इन योर फैमिली रियलाइजेस कि भाई हाँ ये जॉब है इसकी एंड शी विल हैव टू परफॉर्म लाइक दिस, और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसी तरीके से। तो पॉइंट इसके, अगर कोई आदमी भी ऐसे करेगा तो ही विल गेट, वो तो जितना आप घी डालोगे उतना टेस्टी हलवा बनेगा, वो वाली बात है। मुझे लगता है इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ, फिर बहुत छोटा फैक्टर बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज लक इसमें, क्योंकि ब्लाइंड केस था। निर्भया उन अपने परपेट्रेटर्स को पर्सनली नहीं जानती थी, ना वो लड़का जानता था। तो ब्लाइंड केस में लक आपकी फेवर तब करती है जब आप इनिशियल 3-4 घंटे में, मतलब 3-4 घंटे तो नहीं, 2-3 दिन में इतनी मेहनत करो कि वो आप परपेट्रेटर्स को टाइमली पकड़ लो। वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी केस क्रैक नहीं किया तो एक वो टाइम लिमिट अपने पे सेट करनी होती है। जैसे हमने अपने पे सेट करी थी कि 24 घंटे से पहले हमें बस ढूंढनी है, क्योंकि वो व्यक्ति बस से रिलेटेड होगा, ये हम समझ गए थे। नहीं तो इतनी दूर तक बस को घुमाते रहना और उसमें फिर हिनस क्राइम करते रहना वो पॉसिबल नहीं था। सो देयरफॉर वी वर वेरी श्योर। ये जितने भी ऐसे रेप केस होते हैं, कोलकाता वाले की ही अगर मैं बात करूं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है? जैसे आई कांट कमेंट ऑन द कोलकाता केस बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द पुलिस हैड, बट मुझे लगता है देखो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सीनियर अफसर का मौके पे पहुंचना और क्विक डिसीजन लेना, क्योंकि ज़्यादातर नीचे वालों की थोड़ी सी, देखो सभी की रहती है कि भाई अगर मेरी जुरिस्डिक्शन से कोई किसी और के पास चला जाए तो बेटर है। जैसे निर्भया वाले केस में बस में वो चढ़े, कहाँ से, मुनीरिका से चढ़े और वो ड्रॉप हुए महिपालपुर में, इस बीच 3-4 थानों का हिसाब हो लिया। तो अब कि कौन सा थाना दर्ज करेगा, इट इज़ ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो क्योंकि मैं मौके पे पहुंच गई थी रात को, तो मैंने फटाफट डिसीजन लिया। मैं कहा छोटो भाई जहाँ से बस में चढ़े थे वहीं, वो उस थाने को हम मेन मानेंगे और वहाँ से हम मान लेंगे। तो देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट कि भाई जहाँ पे ड्रॉप हुए थे उस थाने में दर्ज क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई कंटिन्यूइंग ऑफेंस तो मेंसरिया जो है, आपके मन में जो क्राइम करने का थॉट है वो तो आपका मुनीरिका से ही शुरू हो गया ना, जब आपने उनको गाड़ी में बिठा लिया। तो वहां से दैट वाज माय लॉजिक, और वो आज तक स्टैंड बाय कर रहा है। आपके प्रिंसिपल्स है ना, लॉजिक, प्रिंसिपल, कॉमन सेंस, नॉलेज ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड आपके जो बेसिक कॉमन सेंस है, अगर ये ठीक है ना, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। तो फिर कोई भी हो, चाहे छाया शर्मा हो, चाहे शालिनी हो, यू कैन डू एंड परफॉर्म एज अ गुड पुलिस ऑफिसर। एंड देन यू मस्ट हैव अ टीम विच इज सिंसियर। मतलब आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द टीम कि मतलब जिसको जो बोला, रात ने बोला, दिन में बोला, तो उन्हें सबने शिद्दत से फॉलो किया। और मेरी लक अच्छी थी कि भगवान ने उस तरह उस वक्त मुझे ब्लेस किया, बिकॉज देखो ये भी हो सकता है मैं 3 पकड़ लेती, शायद 2 भाग जाते और ना पकड़े जाते, ये भी हो सकता था। लेकिन भगवान ने सच में हमारे हर एफर्ट को ब्लेस किया और हम पूरे मतलब 6 लोगों को पकड़ पाए। ये पूरा जो आपका कार्यकाल रहा है, ये 24-25 साल का, इसमें निर्भया केस ही सबसे मुश्किल था या और कोई दूसरा केस है जो आपको ज़्यादा मुश्किल लगा? नहीं, केसेस तो बहुत रहे ऐसे जो बड़े चैलेंजिंग थे। हाँ। जैसे इसी डीसीपी साउथ वाले केस में फलक वाला केस था, जो छोटे बच्चे का था, 2 बच्चे, उसकी पेरेंट्स को ढूंढना बहुत चैलेंजिंग हो गया था। और वो बैटर्ड बेबी हमें मिला था, उसकी कोई माँ बाप कौन है वो हमें पता ही नहीं था, बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था। और दैट वाज अ डिफ़िकल्ट केस, और एक तरह से टोटली ब्लाइंड था। फिर दूसरा मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ बैंक वैन हाइस्ट हो गई थी डिफेंस कॉलोनी में, जिसमें गार्ड को गोली मार के उन्होंने वो जो चेस्ट था जो पैसे डालता है, आईसीसी बैंक का एक चेस्ट था जो बैंक वैन थी जो पैसे भरने के लिए जाती है एटीएम में, उसमें उन्होंने गोली मार के वो पूरे का पूरा चेस्ट मतलब ले गए थे। तो वो मतलब टफ था, क्योंकि 5,25,00,000 रुपए मतलब ले गए थे और सडनली वो 5 डायरेक्शन में गायब हो गए। तो मुश्किल हो गई हमारे लिए उनको ढूंढना। बट वो भी केस हमने 1.5 दिन में खोल दिया था, और विद इन आई थिंक 3 weeks वी वर एबल टू गैदर ऑल द 5 पीपल। तो सॉल्व कर दिया हमने वो केस। मतलब लेकिन इनिशियली वेरी चैलेंज था। फिर वो एक वो BS, आपको याद होगा नीतीश कुंज वाला जो था, उसमें भी वो टोटली ब्लाइंड था। जिन लोगों ने आके उसको मारा वो उनका कोई कनेक्शन नहीं था उनके साथ, जिनको मारा जो BSP MLA थे दीपक भारद्वाज, उनको जो मारा जिस व्यक्ति ने, उसका कोई उसका डायरेक्ट कनेक्शन, ही वॉज अ हायर्ड किलर।
तो हायर्ड किलर जब आके मार देता है, सडनली हायर्ड किलर तो कोई भी हो सकता है ना, कितने सारे हो सकते हैं, फिर उनका क्या, फिर उनकी बैक स्टोरी, फिर कैसे, किसने उनको हायर किया, कैसे हुआ, हु वुड हैव प्लान्ड, बहुत चैलेंजिंग था। तो बट फॉर्चुनेटली उसमें भी हमने 1.5 दिन में एग्जैक्ट वो जो बंदा था जो गाड़ी चला रहा था उसको पकड़ लिया था। तो वहाँ से फिर बाकी लोग, आइडिया देखो होता है कि जब आप मेहनत करो इनिशियली टू क्रैक द केस, डिटेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप डिटेक्शन कर लेते हो और सही डिटेक्शन कर रहे हो, फिर आपकी लाइन ठीक चल जाती है, फिर आप बाकी लोग तो इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बट फर्स्ट इंस्टेंस पे जो आप डिटेक्ट करते हो, क्या लॉजिक यूज करते हो, कैसे एंटिसिपेट करते हो, क्या क्रिमिनल सोच रहा होगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन के ऊपर कोई मूवी बनी होती है, कोई वेब सीरीज बनी होती है। आप उनमें से एक, दिल्ली क्राइम सीजन 1 तो देखा होगा ना, 2 की भी अब तो घोषणा हो गई है, तो अगला सीजन आने वाला है। तो जब आप देखती हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर या किसी केस के ऊपर आपसे इंस्पायर होकर कोई वेब सीरीज बनी है, तो कैसा फील होता है? एक्चुअली तो आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू माय सीपी नीरज कुमार सर। उन्होंने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट केस है और उनके कार्यकाल के दौरान हुआ, तो उन्होंने ये सीरीज़ बनवाई थी। एक्चुअली इसमें मेरा कोई इतना डायरेक्ट रोल नहीं था, बट हुआ क्या कि वो जिस तरह का प्रोजेक्शन हुआ तो उससे सबको समझ में आया कि यू नो हाउ क्रिटिकल द रोल ऑफ द डीसीपी वाज, एंड सबकी नज़र में वो आ गया कि भाई हाँ, अमाउंट ऑफ हार्डवर्क चरण। तो जो लोग इससे जुड़े हुए थे उन्हें तो पता था कि हार्डवर्क कहाँ है, चाहे वो लीगल वाले थे, चाहे जो हमारे लॉ मेकर्स थे, जो लॉयर्स थे हमारे, जो हमें डिफेंड कर रहे थे हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी, उन्हें सबको तो पता था। बट और मेरी टीम को पता था, बट इवन निर्भया की मदर वगैरह जो उनके साथ में इन्वॉल्व थी उन्हें पता था, लेकिन बाकी लोगों को, पूरी दुनिया को नहीं पता था। बट थैंक्स टू सीपी सर, नीरज सर, उन्होंने किसी को बुलाया और उसने बोला कि भाई तुम मूवी बनाओ, सेंसिटिव डायरेक्टर ऋषि, और वो इतनी अच्छी सीरीज़ बनी क्योंकि वो बड़े रियलिस्टिकली हुई। तो इट, बाय द वे, इट हैज़ वन द फर्स्ट एमी फॉर इंडिया, इट्स एन एमी अवार्ड विनर सीरीज़। तो मतलब वो तो अमेजिंग हो गया। तो ये सब तो बड़ा मतलब इट वाज लाइक हैविंग गूज बम्स। तो मुझे नहीं रियलाइजेशन था कि इतने लोग मुझे पहचानने लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पहले तो आप उस केस से इतने वो अभिभूत होते हैं। 20 उसके आई थिंक 19 में ये सीरीज आई है और 20 में वो जो उन लोग को हैंग किया गया। तो थोड़ा सा मतलब फॉर मी द रियल चैलेंज वाज कि मैं निर्भया की माँ की आंखों में आंख डाल के कह सकूं कि जी मैंने अपना वादा पूरा किया, या इधर आई हैव ब्रॉट देम टू द गैलोज। अदरवाइज और तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। बाकी तो आप कितने केस करो ना करो, आपकी पर्सनल खुशी भी होती है ना कि आप एज अ गुड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर आपने काम किया और आपने कुछ में सक्सेस पाया, वो ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देता है, नॉट द पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, बिकॉज पब्लिक विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वेंट थ्रू। और मैंने, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है सारा कुछ दिखाने की, फिर भी बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर गए, बिकॉज कुछ तो उनको अपना मॉडिफिकेशन लाना ही होता है, कुछ अपना उनको आर्टिस्टिक कंटेंट लाना होता है। तो फिर भी वो, अगर मैं कहूँगी कि 70-75% वो दिखा पाए, फिर भी एक 25% आई थिंक भाव रह गया। बहुत सारे ऑफिसर्स जिनका काम और मेहनत जो डिपिक्ट नहीं हो पाई वो रह गई। तो बट डजंट मैटर, इट वाज अ टीम एफर्ट एंड आई एम ग्लैड कि मतलब माई वर्क गॉट प्रोजेक्टेड। ये बहुत ज़रूरी भी है मैम। मैं अगर आपको बताऊं, मेरी मीडिया में जब शुरुआत हुई थी, मैं पढ़ाई कर रही थी जब निर्भया केस हुआ, मैंने खुद प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, पुलिस वालों के डंडे खाए। उस समय हम सारे ये इंडिया गेट पे राष्ट्रपति भवन तक जाने की जिद करते थे, डंडे पड़े हैं मुझे, जैकेट फट गया था मेरा, सर्दियों का वो वक्त था। और उस वक्त भी बच्चे यही बात करते थे कि देखो अब ये पुलिस वाले हमें तो पीट रहे हैं, और जब इनको काम जहाँ करना चाहिए वहाँ पे ये काम नहीं करते हैं, हम प्रोटेस्ट करें तो हमारी ये पिटाई कर रहे हैं। वहाँ से लेके उनके जो मुजरिम थे निर्भया केस के, उनको फांसी तक जिस दिन फांसी उनको हो रही थी, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, वो पूरा बुलेटिन मैंने किया है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। और मतलब मैं अभी आपको बता भी नहीं हूँ ना, तो मुझे ऐसे घूसबम्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ था और जिस दिन उन्हें फांसी पर लटकाया गया, उस समय मैं लाइव बुलेटिन कर रही थी। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ऐसी सीरीज शायद और आनी चाहिए, क्योंकि जो समझ है ना हमारी पुलिस वालों को लेके, वो इससे भी बहुत हद तक खुलती है।
आई एग्री शालिनी, बिकॉज बहुत सारे जो मीडिया में दिखाते हैं ना पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, रियल इश्यूज कभी नहीं दिखाते। वो दिखाते हैं कि वो एक माचो पुलिस वाला है जो थाने में बैठा है और वो किसी को मुक्का मार देता है, वो उड़ता हुआ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। आई एम श्योर जितना भी रियलिस्टिक डिपिक्शन हम पुलिस ऑफिसर्स का करेंगे या उनकी दुविधाओं का या उनकी परेशानियों का या जो चीज़ें, ये सबको लगता है कि पुलिस के तो यहाँ पे कुछ दो एंटीने हैं और वो नहीं मानते कि हम और आपकी तरह बैठे हम नॉर्मल इंसान भी हो सकते हैं। पुलिस वाले, हमारे भी घर वाले वेट करते हैं हमारी, या हमारे घर वालों के भी इश्यूज होते हैं जब वो चाहते हैं कि मतलब हमने कितनी शादियां और कितने बर्थडेज मिस करे हैं क्योंकि हमारा काम होता था, कितने त्यौहार नहीं अटेंड करे क्योंकि हम लोग ड्यूटी पे होते थे। तो ये होता है। और जैसे फीमेल्स के साथ तो ये भी होता है। मैंने 2-3 बार करवा चौथ निर्जल व्रत रखा है, आई वाज ऑन ड्यूटी। तो देयर वाज नो वे दैट आई कुड रन अवे, या आप तैयार होके बैठे हो पूरे दिन, वो कुछ नहीं कर पाई। शाम को बस गई, फटाफट पूजा करी और उस वक्त में रात को खाना खाया, बस उतना ही कर पाई। लेकिन पूरे दिन व्रत रखा और एट द सेम टाइम ड्यूटी भी की। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोई बता नहीं सकता, और वो आप पुलिस वाले की जब ज़िंदगी जीते हो तभी आपको समझ में आता है कि कितने चैलेंजेस होते हैं। इवन आपकी फैमिली किस तरह से सफ़र करती है बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम। वो फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक बार नाइट भी आप अवेलेबल है। बच्चा जब छोटा होता है तब जो पुलिस ऑफिसर्स काम कर रही होती, जो यंग ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, काफ़ी फाइट हो जाती है। जैसे मुझे नाइट पेट्रोल में जाना होता था तो मेरी बेटी बहुत परेशान होती थी कि नहीं मुझे भी जाना है, तो मैं कैसे अपनी बेटी को ले जा सकती थी नाइट पेट्रोलिंग पे। तो फिर मैं उनको चुला के फिर बहला फुसला के फिर निकलती थी। हस्बैंड को बोलती थी कि तुम इसके पास सो जाओ। तो मतलब इस तरीके से ना देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो यस, सीरीज बननी चाहिए जो रियलिस्टिक पुलिसिंग दिखाएं, जो रियलिस्टिक इश्यूज दिखाएं। एंड थैंक्स टू द OTT बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे कटहल मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि बड़ी सिंपल तरीके से हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स जो थाने लेवल पे काम करती हैं आराम से बोलेंगी, धीरे से बोलेंगी, बट बड़ी टफ है। और मैंने देखा है कि जहाँ अड़ना होता है वहाँ पे अड़ भी जाती हैं। तो वो जो चीज़ अगर वो कोई दिखा पाए या उनकी सही जो केसेस को शो कर पाए, एवरी केस कैन नॉट बी एज बिग एज निर्भया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इमोशन दिस केस इवोक्ड। ये मेरा दर्द भी है मैम, क्योंकि आज यूपी में, बिहार में, MP में, राजस्थान में आप न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, सुबह से शाम तक आपको रेप केस उसमें मिल जाएगा। लेकिन वो सब निर्भया या कोलकाता नहीं बन पाता है, और उसमें लड़की का दर्द कम है ऐसा भी नहीं है। बेब्स वो भी है, पर तुम एक बात सोचो, क्या मुझे पता था कि वो उस दिन जब मैं रात को वहाँ गई क्या ये केस इतना बड़ा बन जाएगा? मतलब मैं तुम्हें कसम खा के कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता था। एज अ मैटर ऑफ हैबिट मैं रात को गई, एज अ मैटर ऑफ हैबिट मैं वहाँ से खुद ही नहीं आई कि नहीं मुझे करना है। आपको अगर याद होगा, क्योंकि तुम्हें याद है कि ये जो सारे वो शुरू हुआ वो 22 जनवरी के बाद शुरू हुआ। हाँ, 22 दिसंबर के बाद प्रोटेस्ट वगैरह। 22 दिसंबर हाँ। जो एक्चुअल प्रोटेस्ट है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर आप याद करो 25 दिसंबर की जो छुट्टियां हैं वो 22 दिसंबर से शुरू हो जाती हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो हमने 5 दिन के अंदर वी हैव सॉल्व द केस। लेकिन हम वी वर नॉट देयर टू ब्रैग टू द मीडिया और टू टेल एनीबडी कि हमने कर दिया, हमारे पीठ थपथपाओ या कुछ करो। बट ओनली थिंग इज कि हम चुपचाप अपना काम कर रहे थे। अगर हम उस दिन वो 5 दिन शिद्दत से वो नहीं करते तो क्या निर्भया को आज मैं आपके साथ बैठे बात कर रही होती? हो सकता है मैं भी कहीं किसी इंडिया के कोने में पड़ी होती। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट कि जब कोई केस होता है तब सबको उसमें एफर्ट करना चाहिए कि वो ठीक से हो। वो बड़ा केस बन गया या छोटा केस रह गया नहीं पता। और कितने केस होंगे जो बड़े रहे होंगे, जैसे आपने कहा कि कई केस होते हैं जो आपको लगे मोर चैलेंजिंग लगे हों। ट्रू, मेरे को कभी इस बात पे शक नहीं था कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मुझे ये था कि हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस उठाना और उसकी इंटेग्रिटी प्रूव रखना वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी टीम ने कर भी दिया और ये आगे जाके जो लंबा पड़ाव आता है हमारे लिए, जो हमारी कोर्ट का ट्रायल वाला पार्ट होता है, उसमें कई पड़ाव आते हैं जहां हम गिर सकते हैं। तो हर जगह यू हैव टू बी लकी ना, कि हर जगह आपका लक फेवर करना चाहिए कि आप उसको करें। और लक के साथ देखो, लक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज 99 perspiration and only 1% ऑफ लक,
which you should remember in your life. तो इसीलिए कहती हूँ बैकअप प्लान होना चाहिए. थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए. आखिर में मैं सिर्फ आपको सल्यूट करूंगी, Thank you, babe. न सिर्फ मेरी तरफ से, मेरे जितने व्यूवर्स हैं उन सब के साइड से, क्योंकि हमें ये मालूम चलता है आपसे बात करके या हम किसी भी ऑफिसर से बात करते हैं कि पुलिस काम कैसे करती है. एक बहुत आसान सा तरीका होता है खासकर मीडिया के लिए कि जब कहीं क्राइम घटित हो तो सीधे पहले तो दूरी नाप लो. 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से पुलिस स्टेशन था, 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था, क्या कर रही थी पुलिस को कैसे नहीं पता चला. लेकिन पुलिस को पता कैसे चलता है, वो काम कैसे करते हैं, ये सब हम तभी समझ पाते हैं जब आपसे बात होती है. बहुत शुक्रिया मैम, सल्यूट आपको. और जिस मुश्किलों में आप काम करिए और इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, शुक्रिया आपका. प्लेजर, माय प्लेजर शालिनी. थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू. और जैसा शुरू में ही मैंने कहा था कि आप पूरा पॉडकास्ट अगर देखेंगे, टेक ऑफ से लेकर के सेफ लैंडिंग तक अगर आप हमारी देखेंगे तो आप ये आराम से समझ जाएंगे और आपका जो पुलिस वालों के लिए सोच है वो और ज़्यादा खुलेगी. आप उन्हें और सम्मान देंगे और प्यार करेंगे, और वही आज हुआ भी है. आगे भी जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा टेक ऑफ विद SKT.